मैंने बहुत सारे लर्नर्स को ऑब्जर्व किया है सेट के साथ स्ट्रगल करते हुए। नहीं समझ आता सेट लिस्ट और टपल से डिफरेंट कैसे है, सेट म्यूटेबल है या इम्यूटेबल, और क्यों सेट के एलिमेंट्स जब हम प्रिंट करते हैं तो एक ही ऑर्डर में नहीं दिखते। किस तरह से मैं सेट के ऑपरेशंस जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस को करेक्टली यूज कर सकता हूँ, इन सभी सवालों के जवाब हैं इस वीडियो में। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन करे हैं हिंदी में एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो अगेन, इस सेशन में मैं कवर करूंगा सेट्स डेटा टाइप, और शुरुआत करूंगा मैं इसकी डेफिनेशंस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेथड्स एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव करने के लिए। फिर इसके बाद मैं कवर करूंगा कंपैरिजन और मेंबरशिप ऑपरेशंस। मेंबरशिप ऑपरेशंस में मैं चेक करूंगा कि अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं सेट में। और कंपैरिजन ऑपरेशन के अंदर हम दो सेट्स को कंपेयर करेंगे चेक करने के लिए कि कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट या सुपरसेट तो नहीं है, या दोनों डिसजॉइंट है या नहीं। और फाइनली सेट के ऑपरेशंस, जिसमें मैं कवर करूंगा यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं इसके डेफिनेशन से। सेट जो है एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, और अगर मुझे सेट को डिफाइन करना है तो मैं उसके लिए यूज करता हूं कर्ली ब्रेसेस, या फिर मैं उसका यूज करता हूं कंस्ट्रक्टर सेट। और ज्यादातर हम करली ब्रेसेस ही यूज करते हैं सेट्स को डिफाइन करने के लिए। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिक और इम्यूटेबल होते हैं, और सेट डेटा टाइप को डिजाइन किया है सेट के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को दिमाग में रखते हुए। अब मैं आपके साथ इसके एक दो एग्जांपल्स शेयर करता हूँ। इस एग्जांपल में मैंने एक सेट डिफाइन किया है जिसमें 4 की वैल्यू 2 बार है, बट जब मेरा ये सेट एक्चुअली में डिफाइन होगा तो उसमें 4 एक ही बार होगा, क्योंकि सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स जो है वो यूनिक होते हैं। नाउ एम्प्टी सेट बनाने के लिए मुझे सेट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा, और जो मुझे ये आउटपुट देगा। अब अगर मैं करली ब्रेसेस यूज करता हूं तो उस केस में मुझे ये एक डिक्शनरी का ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना के देगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला, ये एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। मतलब जिस ऑर्डर में मैं इसमें एलिमेंट्स डालता हूं वो गारंटी नहीं करेगा कि उसी ऑर्डर में वो एलिमेंट्स मेरे को डिस्प्ले करेगा। पर अक्सर आप ये नोटिस करेंगे जब आप किसी सेट को प्रिंट करते हैं तो वो उसी सीक्वेंस में वैल्यूज दिखा रहा है जिस सीक्वेंस में आपने ऐड करी हुई है, बट ये गारंटी नहीं कि वो हर बार उसी सीक्वेंस में ही डेटा को दिखाएगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। सो जब आप सेट क्रिएट करते हैं तो अगर कोई एक वैल्यू मल्टीपल टाइम्स है तो उसकी एक ही इंस्टेंस को कंसिडर करेगा, बाकी को वो इग्नोर कर देगा। इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि ये म्यूटेबल है, मतलब मैं सेट के अंदर एलिमेंट्स ऐड और रिमूव कर सकता हूँ। बट एक बात और, सेट के अंदर जो भी एलिमेंट मैं ऐड और रिमूव करता हूँ वो इम्यूटेबल होना चाहिए। इसका मतलब कि मैं अगर सेट के अंदर लिस्ट ऐड करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। और अगला कैरेक्टरिस्टिक, ये हेट्रोजीनियस है, मतलब मैं इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। और आखिरी, क्योंकि इसमें अनऑर्डर्ड वे में डेटा ऐड होता है तो ये इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को सपोर्ट नहीं करता है। अब देखते हैं इसके एक दो एग्जांपल्स ना। इस पहली स्टेटमेंट में मैंने एक सेट डिफाइन किया है जिसमें मैंने 4 के एलिमेंट्स 2 बार ऐड किए हैं। तो जो इसका आउटपुट होगा जब ये सेट डिफाइन होगा तो उसमें 4 जो है वो एक ही बार रहेगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ये मल्टी डुप्लीकेट वैल्यूज को इग्नोर करता है। इस स्टेटमेंट में मैंने सेट डिफाइन किया है विद नंबर्स और एक टपल के साथ। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, ये मेरा एग्जाम्पल है एक हेट्रोजीनियस सेट का जिसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स में ऐड कर सकता हूँ, और एक अनऑर्डर्ड सीक्वेंस का। बाय द वे, जब मैंने इसको प्रिंट किया तो उसने मुझे मल्टीपल टाइम्स यही वैल्यू दिखाई। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये हो सकता है कि आपको इसी सीक्वेंस में वो डेटा ना दिखाए, बट मुझे क्योंकि ये एग्जाम्पल मिल गया कि ये अनऑर्डर्ड है तो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। नाउ तीसरा स्टेटमेंट में मैंने इसमें एक वैल्यू ऐड करी है जो एग्जाम्पल है इसके म्यूटेबल होने का। जब मैंने इसको प्रिंट किया तो आप नोटिस करिए कि इसमें जो है इसकी सीक्वेंस है वो चेंज हो गई है एज कंपेयर टू दिस स्टेटमेंट। और फाइनली अगर मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूं, तो मैंने इसको कमेंट किया हुआ है जहां पे मैंने एक सेट डिफाइन करने की कोशिश करी है विद अ लिस्ट, तो इस केस में ये मुझे टाइप एरर थ्रो कर देगा। सो इसके अंदर मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इम्यूटेबल ही होने चाहिए। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं इसके ऐड और रिमूवल के मेथड्स। सो पहला मेथड है ऐड, और मैं इसे यूज करूंगा जब मुझे एक एलिमेंट को ऐड करना है, और अगर वो एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सेट के अंदर तो वो उसको इग्नोर कर देगा। और दूसरा मेथड है अपडेट, ये मैं तब यूज करूंगा जब मुझे एक से ज्यादा एलिमेंट्स सेट के अंदर ऐड करने हैं। आइए इनके एग्जांपल्स देखते हैं।
सो सबसे पहले मैंने एक सेट डिफाइन किया है जिसमें वैल्यूज है 1 से लेके 5 तक। अब जब मैं ऐड मेथड यूज कर रहा हूं तो उसके अंदर वो 6 एलिमेंट को भी ऐड कर रहा है। नाउ अपडेट मेथड में मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ और तीनों को मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली मेंशन किया है। तो आप चाहें तो इसको लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग की फॉर्म में भी अपडेट मेथड को पास कर सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज जितने भी यूनिक एलिमेंट्स हैं वो सेट में ऐड हो जाएंगे। अब एक्सप्लोर करते हैं मेथड्स एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए। सो सबसे पहले है मेरे पास रिमूव मेथड जो गिवन एलिमेंट को सेट में से रिमूव कर देगा। अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये फंक्शन की एरर थ्रो करता है और ये रिमूव फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। नाउ डिस्कार्ड मेथड भी बिल्कुल रिमूव की तरह है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि अगर ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो फंक्शन कोई एरर थ्रो नहीं करता है। नाउ इसके बाद है मेरे पास पॉप मेथड जो किसी एक एलिमेंट को रिमूव करके रिटर्न करता है। और अगर मैंने पॉप मेथड किसी एम्प्टी सेट पे रन किया तो उस केस में ये टाइप एरर एक्सेप्शन रिटर्न करेगा। और फाइनली क्लियर मेथड जो है वो सेट के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है। आइए इनके भी अब एग्जांपल्स देखते हैं। इस एग्जांपल में मैं सबसे पहले एक सेट क्रिएट कर रहा हूं जिसके अंदर वैल्यू है 1 से लेके 5 तक। नाउ सबसे पहली स्टेटमेंट में मैं रिमूव मेथड कॉल कर रहा हूं टू रिमूव एलिमेंट 1 और क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है तो ये सक्सेसफुली इस एलिमेंट को रिमूव कर देगा और उसके बाद मेरे पास सेट में ये वैल्यूज रह जाएंगी। नाउ जो सेकंड स्टेटमेंट है जिसको मैंने कमेंट किया है यहाँ पे मैंने रिमूव किया है 11 क्योंकि 11 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है तो इस केस में ये एरर थ्रो करेगा। मैंने इसको कमेंट इसलिए किया हुआ है ताकि इस बाकी का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाए। नाउ थर्ड स्टेटमेंट में मैंने डिस्कार्ड मेथड कॉल किया है 3 को रिमूव करने के लिए जो कि इसको रिमूव करेगा और मेरे पास ये एलिमेंट्स रह जाएंगे। फोर्थ स्टेटमेंट में मैंने 11 को रिमूव करने की कोशिश करी है क्योंकि 11 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता तो डिस्कार्ड मेथड कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। तो इसके बाद मैंने पॉप मेथड यूज किया जो कि कोई एक एलिमेंट सेट का रिमूव करेगा और उसको एज एन आउटपुट देगा और बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले हो जाएंगे। इन दो स्टेटमेंट्स के आउटपुट में मैंने पॉप एलिमेंट और रिमेनिंग एलिमेंट्स इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो जरूरी नहीं है कि आपको भी वो सेम आउटपुट मिले। और लास्ट मेथड है क्लियर जो कि सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर देगा और वो मुझे एक ब्लैंक सेट रिटर्न करेगा। और आखिरी में जब मेरे पास ब्लैंक सेट है अगर मैं इस पे पॉप दोबारा से रन करूंगा तो उस केस में मेरे को ये टाइप एरर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। मैंने इसको अगेन इसीलिए कमेंट किया है ताकि मेरे कोड के एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप ये कमेंटेड कोड को अपने सिस्टम पे इजीली एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं। ये फाइल जो मैं यूज कर रहा हूँ वीडियो के लिए ये आपको गिटहब पे भी अवेलेबल है। अब कवर करेंगे कंपैरिजन और मेंबरशिप ऑपरेशन। तो सबसे पहले मेंबरशिप चेक जो कि काफी आसान है। तो इस केस में मेरे पास दो ऑपरेटर्स मिलते हैं। पहला है इन जो कि मुझे ट्रू रिटर्न करेगा अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी सेट में एग्जिस्ट करता है और नॉट इन मुझे ट्रू तब रिटर्न करेगा जब एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मैं एग्जांपल शेयर करता हूं। अब इस स्टेटमेंट में मैं चेक कर रहा हूं कि 5 सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं तो इस केस में मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहा है ना। अगर मैं 15 को चेक कर रहा हूं विद नॉट इन ऑपरेटर तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि 15 एग्जिस्ट नहीं करता है। और अब चेक करते हैं कंपैरिजन के मेथड्स। तो सबसे पहला है मेरे पास इज सबसेट मेथड जिसको मैं एक सेट एज एन आर्गुमेंट पास करता हूं और ये मेथड मुझे ट्रू रिटर्न करेगा अगर जिस सेट से मैं ये इस सबसेट मेथड कॉल कर रहा हूं उसके सारे एलिमेंट्स इस सेट 2 में एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज ये मेथड फॉल्स रिटर्न करेगा। अब सबसेट की जो डेफिनेशन है मैं ऐसे बोलूंगा अगर सेट 1 के सारे एलिमेंट्स सेट 2 में एग्जिस्ट करते हैं तो सेट 1 जो है वो सेट 2 का सबसेट है। आइए इसका एक एग्जांपल चेक करते हैं। इस एग्जांपल में मैंने दो सेट्स बनाए सेट 1 और सेट 2। सेट 1 में वैल्यू सिर्फ 1, 2 और 3 है और सेट 2 में वैल्यूज 1 से लेके 5 तक है। नाउ पहला मेथड सेट 1 इज सबसेट ऑफ सेट 2 तो ये मेथड मुझे ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि सेट 1 के सारे एलिमेंट्स 1, 2, 3 सेट 2 में एग्जिस्ट करते हैं। ना अगर मैं यही इस सबसेट मेथड सेट 2 के लिए एग्जीक्यूट करूं जिसका मतलब है मैं चेक कर रहा हूं कि सेट 2 के सारे एलिमेंट्स 1 से लेके 5 तक क्या वो सेट 1 में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर हाँ तो ये मेथड ट्रू रिटर्न करेगा अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। बट इस केस में क्योंकि सेट 1 में 3 ही एलिमेंट्स है तो ये वाली स्टेटमेंट मुझे फॉल्स रिटर्न करेगी। ना अगला मेथड है सुपर सेट और इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर सेट 1 ये जिस सेट से मैं इस सुपर सेट मेथड को कॉल कर रहा हूँ वो सेट 2 का सुपर सेट है अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। और सुपर सेट की डेफिनेशन के हिसाब से जब सेट 1 के कुछ एलिमेंट्स सेट 2 के एलिमेंट्स होते हैं। और अगला मेथड है इस
डिसजॉइंट। ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर सेट 1 के एलिमेंट्स सेट 2 के एलिमेंट्स से मैच नहीं करते हैं या दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। आइए इन दोनों के भी एग्जांपल देखते हैं ना। यहाँ पे मैंने 3 सेट्स डिफाइन करे हैं। सेट 1 में 1 से लेके 3 तक वैल्यू, सेट 2 में 1 से लेके 5 तक और सेट 3 में सिर्फ 4 और 5। ना वो जो पहला स्टेटमेंट है मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर सेट 2 सुपर सेट है सेट 1 का, मतलब सेट 2 के कुछ एलिमेंट्स सेट 1 में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस केस में क्योंकि 1 2 3 4 5 में से 1 2 और 3 जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। बाय द वे, अगर मेरे पास सेट 1 के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने कोई वैल्यू 6 ऐड कर दी है, तो इस केस में इस फंक्शन को रन करूंगा तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। नाउ ये जो स्टेटमेंट है इज डिसजॉइंट, इस केस में ये चेक कर रहा है कि सेट 1 के एलिमेंट्स सेट 3 में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल अलग अलग है, तो उस केस में ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। ना अब बात करते हैं सेट के ऑपरेशंस के। सबसे पहला मेथड है मेरे पास यूनियन का, जिसको मैं एक सेट या एक से ज्यादा सेट्स पास कर सकता हूं एज एन आर्ग्यूमेंट, और ये मेथड सारे सेट्स को कंबाइन करके उनके एलिमेंट्स का एक नया सेट बना के मेरे को रिटर्न करता है। तो यूनियन के ऑपरेशन के लिए मैं पाइप ऑपरेटर भी यूज कर सकता हूं। आइए इसका एक एग्जांपल चेक करते हैं। इस केस में मैंने 3 सेट्स बनाए हैं। सेट 1 में वैल्यूज 1 से लेके 3 तक, सेट 2 इज 4 एंड 5 और सेट 3 में 5 और 6 है। पहली स्टेटमेंट में मैंने सेट 1 का यूनियन मेथड कॉल किया और उसको 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं, सेट 2 और सेट 3। इसका जो आउटपुट है वो सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक नया सेट बना के देगा, और अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसको वो रिमूव कर दे। तो ये मेरे पास आउटपुट आएगा 1 से लेके 6 तक। नाउ ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसमें मैंने पाइप ऑपरेटर को यूज किया है इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूनियन मेथड। बाकी इसका जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली सेम है जो कि यूनियन मेथड का है। नाउ अगला मेथड है इंटरसेक्शन का, और इसको भी मैं एक से ज्यादा सेट पास कर सकता हूँ, और ये मेथड मुझे एक नया सेट रिटर्न करेगा उन एलिमेंट्स का जो कॉमन है सारे सेट्स के बीच में। और इंटरसेक्शन के लिए मैं एंड ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। आइए इसका भी एक एग्जांपल चेक करते हैं। तो इस केस में भी मैंने 3 सेट्स बनाए हैं, जिसमें सेट 1 में 1 से लेके 4 तक वैल्यूज है, सेट 2 में 3 और 4 की वैल्यू रिपीट हो रही है, और सेट 3 में 3 और 6 की वैल्यू रिपीट हो रही है। नाउ पहली स्टेटमेंट में जब मैं सेट 1 और सेट 2 का इंटरसेक्शन करूंगा, तो इस केस में मेरे को जितने भी कॉमन एलिमेंट्स है, इस केस में 3 और 4, वो उसका एक सेट बना के मेरे को आउटपुट देगा। बट जब मैं सेट 1 2 और 3 तीनों का इंटरसेक्शन करूंगा, तो इन तीनों सेट्स में जो कॉमन वैल्यू है, इस केस में 3, वो सिर्फ उसी एक एलिमेंट का मेरे को सेट बना के देगा। नाउ मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन मेथड यूज नहीं किया है, जस्ट टू सेव ऑन द स्पेस एंड द टाइम। अगर आप एम्परसेंड की जगह इंटरसेक्शन यूज करते हैं तो आउटपुट फिर भी सेम ही रहेगा। अगला मेथड है इंटरसेक्शन अपडेट। ये मेथड एग्जैक्टली इंटरसेक्शन की तरह ही काम करता है। डिफरेंस है कि इंटरसेक्शन मेथड मुझे एक नया सेट रिटर्न करता है, और इंटरसेक्शन अपडेट मेथड जो है मैं जिस सेट से इस मेथड को कॉल कर रहा हूं उस सेट की वैल्यूज को अपडेट कर देता है। आइए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में मेरे पास 3 सेट्स हैं, जिसमें सेट 1 में वैल्यूज 1 से लेके 4 तक है, सेट 2 में 3 से लेके 6 तक है, सेट 3 में 3 6 और 7 तीन इंडिविजुअल वैल्यूज है। जब मैं सेट 1 का इंटरसेक्शन अपडेट सेट 2 के साथ करता हूं, तो इस केस में वो सेट 1 के एलिमेंट्स को अपडेट कर देगा 3 और 4 से, क्योंकि यही 2 एलिमेंट्स है जो कॉमन है, और जो बाकी के एलिमेंट्स है सेट 1 के वो हट जाएंगे। सेट 1 के जो एलिमेंट्स है आफ्टर इंटरसेक्शन अपडेट वो हो जाएंगे 3 और 4। इस केस में मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। इंटरसेक्शन अपडेट जो है वो सेट 2 और सेट 3 के साथ कॉल कर रहा हूँ सेट 1 पे। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो सेट 1 में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा, वो है 3, जो कि कॉमन है इन तीनों सेट्स के अंदर। ना अगले 2 मेथड्स है मेरे पास, डिफरेंस और डिफरेंस अपडेट। जो डिफरेंस मेथड है वो 2 सेट्स को कंपेयर करेगा और पहले सेट के उन एलिमेंट्स को मेरे को एज अ न्यू सेट रिटर्न करेगा जो सेकेंड सेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और इसके लिए मैं माइनस ऑपरेटर भी यूज कर सकता हूँ। डिफरेंस अपडेट मेथड जो है वो नया सेट रिटर्न नहीं करेगा, वो फर्स्ट सेट्स के एलिमेंट्स को ही अपडेट कर देगा। आइए इसका भी एक एग्जांपल चेक करते हैं।
इस एग्जाम्पल में भी मेरे पास 3 सेट्स हैं। सेट 1 में वैल्यूज 1 से लेके 4 तक है, सेट 2 में 3 से लेके 6 तक है और सेट 3 में 3, 6 और 7 वैल्यूज है। सो जब मैं डिफरेंस मेथड कॉल करूंगा सेट 1 और सेट 2 के बीच में, तो वो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सेट 1 और सेट 2 के, इस केस में 3 एंड 4, वो सेट 1 में से इन दोनों एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा और जो बाकी के बचे हुए यूनिक एलिमेंट्स हैं उनको एज ए न्यू सेट रिटर्न करेगा। बट अगर यही मेथड में सेट 2 माइनस सेट 1 करता हूं, तो इस केस में वो सेट 2 के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 3 और 4 उनको रिमूव करेगा और जो बाकी के बचे हुए यूनिक एलिमेंट्स हैं सेट 2 के 5 और 6 उसको एज ए न्यू सेट रिटर्न करेगा। अब अगर मैं ये तीनों सेट्स के ऊपर ये ऑपरेशन करता हूँ सेट 1, 2 और 3 के बीच में, सो जब मैं इन तीनों सेट्स का डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो पहले स्टेप में वो मुझे सेट 1 और सेट 2 का डिफरेंस देगा जो कि है 1 और 2। अब इस 1 और 2 को वो सेट 3 के अगेंस्ट कंपेयर करेगा, तो विच इज 3, 6 और 7। नाउ इस केस में मेरे पास कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है जो रिमूव हो सके, तो फाइनल आउटपुट जो है वो इसका 1 और 2 होगा। अब अगर बात करें डिफरेंस अपडेट की, तो इस केस में सेट 1 की वैल्यूज को वो अपडेट करेगा और जब मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा तो सेट 1 की जो वैल्यूज है वो 1 और 2 होगी। अब आखिरी दो मेथड्स हैं मेरे पास, सिमेट्रिक डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड जो है वो दो या दो से ज्यादा सेट्स को कंपेयर करेगा और उनके जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको रिमूव करके बाकी सारे बचे हुए एलिमेंट्स का एक नया सेट बना के रिटर्न करेगा और इसके लिए मैं कैरेट ऑपरेटर भी यूज कर सकता हूँ। सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट बिल्कुल सिमेट्रिक डिफरेंस की तरह ही काम करता है और ये नया सेट रिटर्न करने की बजाय उस सेट को जिस सेट से मैंने मेथड को कॉल किया है उसको अपडेट कर देता है। चलिए इसके भी दो एग्जांपल्स देखते हैं। इस एग्जांपल में भी मैं 3 सेट्स यूज कर रहा हूं और जब मैं पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा, जब मैं सेट 1 और सेट 2 का सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, तो उस केस में मेरे को ये 3 और 4 जो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं इनको इग्नोर करके बाकी बचे हुए एलिमेंट्स का एक नया सेट बना के रिटर्न कर देगा। सेकेंड स्टेटमेंट में मैंने तीनों सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट किया है। तो फर्स्ट स्टेप में जब वो सेट 1 और सेट 2 का सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करेगा तो उसकी वैल्यू होगी 1, 2 और 5 एंड 6 और जब ये इसका सिमेट्रिक डिफरेंस सेट 3 विच इज 3, 6 एंड 7 के साथ कंपेयर करेगा, तो उस केस में जो कॉमन एलिमेंट है 6 उसको रिमूव करके बाकी सारे एलिमेंट्स का मेरे को ये सेट बना के दे देगा। और इस एग्जांपल में मैं सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट को कैलकुलेट कर रहा हूं बिटवीन सेट 1 एंड सेट 2। इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद सेट 1 की जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी 1, 2 और 5, 6 से। तो इसी के साथ मैं ये सेशन भी कंक्लूड करता हूं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग। हो गई सेटिंग सेट के साथ। अब मैं कॉन्फिडेंट हूं कि सेट्स आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे और ये आपको हेल्प करेगा एक क्लीन और क्लियर कोड लिखने में भी। और आपकी इसी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए मैंने पाइथन का एक 7.5 घंटे का कोर्स हिंदी में लॉन्च किया है बिल्कुल फ्री। उसकी डिटेल्स मैंने इस डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करी हैं, ज़रूर चेक कीजिएगा। मिलूंगा मैं आपको एक बार फिर अगले वीडियो में पाइथन के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू। बाय द वे, सेट्स डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता।